इमेजिन करो कि आपने चुनाव में किसी सरकार को वोट दिया और वो सरकार जीत जाती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सरकार हार जाती है, तो अगले 5 साल तक आप भारत के नागरिक तो रहोगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। आप ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और ना ही कोई सरकारी लाभ ले सकते हो। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब आप कहोगे कि ये कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अरावली को लेकर एक ऐसी डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है, उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से भी पुराना है। एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। नमस्कार साथियों, नवंबर 2025 को एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में दो बातें कही गई थी। फर्स्ट, अरावली माउंटेन रेंज का वह हिस्सा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, अगर दो अरावली हिल्स के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर से अधिक है तो उसे भी अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। दिल्ली से गुजरात तक फैली इस 692 किलोमीटर लंबी अरावली का इतिहास 4.5 बिलियन ईयर पहले का है। अरावली के इतिहास का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से भी पुराना है। सदियों से खड़ी इस अरावली का इतिहास हिमालय से भी पुराना है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी इसी अरावली के एक्सटेंडेड हिस्सों पर बने हुए हैं। इसकी हरी भरी वादियों में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जैसे टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टाइगर्स, वाइल्ड लाइफ और घने जंगल पाए जाते हैं। अरावली एक तरह का बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है जहाँ पर 400 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज, 200 बर्ड स्पीसीज, 100 से अधिक बटरफ्लाई स्पीसीज और कई तरह के मैमल्स पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली की 100 मीटर वाली डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है, उसके हिसाब से सिर्फ 8.7% पहाड़ी ऐसी है जो 100 मीटर से ऊपर है। अब अरावली माउंटेन रेंज की 12,081 पहाड़ियों में से 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊपर है। बाकी 11,033 पहाड़ियां तो इस 100 मीटर वाली रूट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और यह अरावली की श्रेणी से बाहर कर दी जाएगी। अगर अरावली काउंट नहीं की जाएगी तो इन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो यह प्रोटेक्शन से बाहर कर दी जाएगी। फिर बिल्डर्स और माइनिंग माफियाज के लिए इन पहाड़ों को काट कर यूज करने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है थार डेजर्टिफिकेशन। थार रेगिस्तान, जिसे द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह एक विशाल रेगिस्तान है जो भारत के पश्चिमी हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ पर बड़ी बड़ी आंधियां रोजाना लाखों टन धूल कण को हवा में उड़ाकर आगे ले जाती है। इन धूल कणों को अरावली पर्वत आगे बढ़ने से रोकती है। इन पर मौजूद पेड़ पौधे नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं, जो हवाओं में मौजूद PM 2.5 तक के पार्टिकल को अपने पत्तों से रोक देती है और इस तरह अरावली राजस्थान और दिल्ली के हवा में इन धूल कणों को मिलने से रोकती है। इमेजिन करो दोस्तों, जब अरावली हिल्स का 90% हिस्सा गायब हो जाएगा तो दिल्ली और राजस्थान के पॉल्यूशन की हालत क्या होगी। एक तरफ भारत विकसित बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी राजधानी में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, जहाँ AQI 1000 तक पहुंच जाती है और दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली नंबर 1 पे आती है। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, जिन्हें लगता है कि कमरे की AQI को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में इनकी बेसिक नॉलेज ही गलत है। इन्हें लगता है कि एयर पॉल्यूशन का ओनली सॉल्यूशन है वाटरिंग, पानी छिड़कना। उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। इस मुद्दे पर बात करते हुए और जब उनसे पूछा गया कि कहीं आप मीटर पर डायरेक्टली पानी तो नहीं डाल रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सफाई करेंगे, मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तो पहले दिन से आके कहा कि हाँ जी बताइए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे पॉलिटिशियन कभी भी एयर पॉल्यूशन जैसे मुद्दे को सॉल्व कर पाएगी? हम थोड़ा अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। अरावली हिल्स का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि यह ग्राउंड वाटर लेवल को बैलेंस बनाए रहे। जब मानसून आती है और बारिश होती है तो अरावली हिल्स की झाड़ी और जंगल
पानी की गति को बहुत कम कर देती है। जब यह पानी धीरे धीरे बहता है तो हिल्स की दरारें बारिश के पानी को अंदर तक ले जाती है, जिससे जमीन को इसे सोखने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। यह नेचुरल एक्यूफायर की तरह काम करता है जो सालों तक पानी को होल्ड करके रखता है। इसे और आसानी से समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लो दोस्तों, ये जो रुमाल है एक प्लेन सरफेस है और जब हम इस पर पानी डालते हैं तो देख सकते हो कि ये कितनी जल्दी बह जाता है और ये रुमाल बहुत कम ही पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। वहीं दूसरी सिचुएशन में जब हम इस रुमाल को हल्का सा फोल्ड कर देते हैं और अब इस पर सेम क्वांटिटी में हम जब पानी डालते हैं तो देख सकते हो कि यह पानी कितनी ज़्यादा देर तक टिकता है और अब यह पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रखा है। दोस्तों, जब यही पारियां नहीं रहेगी तो जल संकट आएगी। जल संकट आएगी तो कृषि नहीं होगा और जब कृषि नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। पिछले ही साल 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना था। लेकिन यह अभियान कितना सक्सेस रहा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बीजेपी सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ की जमीन 35 वर्षों के लिए ₹1 की दर से लीज पर दे दी है। हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई को लेकर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला और अब अरावली की बारी है। प्रधानमंत्री का यह स्लोगन काफी पॉपुलर रहा, एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संसद में दिए गए डेटा के मुताबिक 2020 के बाद सिर्फ राजस्थान में ही 27,000 से अधिक इलीगल माइनिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 3,100 FIR केसेस ही रजिस्टर्ड हुए। जब यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जैसे ईमानदार पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी। I want to ask the BJP and the BJP highest leadership today, what are you doing? Why is the Modi government allowing the Supreme Court to dilute the definition that will widen 12 gaps in the Aravalis, enabling desert sands to move forward, as you admit the nation wants to know? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो हमारी सरकारें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। आखिर हम अरावली को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो शायद सरकार को करनी चाहिए। अरावली में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोग उसके महत्व को समझे और संरक्षण में योगदान दे। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, नदियों को सुरक्षित रखना, जैव विविधता को बढ़ाना और इसके आसपास ग्रीन बेल्ट लगानी चाहिए। अरावली में इलीगल माइनिंग्स को पूरी तरह से बैन कर देनी चाहिए और लोगों में इसके महत्व को लेकर अवेयरनेस बढ़ानी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर सरकार बहुत ही जल्द एक्शन लेगी। यह अरावली ही है जिसने राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोका, हरियाणा को थामा और गुजरात के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखा और दिल्ली NCR की सांसों को ताजगी दी। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया और दिल्ली NCR की लंग्स कहे जाने वाली यह अरावली भारी थोड़ी है, भारत का स्वाभिमान है, हमारी आन बान शान है अरावली। इसे हम ऐसे थोड़ी जाने देंगे।